नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी के बारे में। इससे पहले हमने आपको तुर्क आक्रांता मोहम्मद गजनवी के बारे में बताया था, जिसने भारत में आने के बाद जमकर लूटपाट और लोगों का धर्मांतरण कराने में पुरजोर अपना जोर दिया था। और सबसे बड़ी बात ये रही कि मोहम्मद गजनवी ने भारत को केवल लूटने के मकसद से ही अपना आक्रमण किया था। मगर आज हम आपको बताने वाले हैं उस आक्रांता के बारे में जिसने भारत में अपनी सल्तनत का विस्तार करने के लिए हमला किया। जी हाँ, तो आप अगर जानना चाहते हैं कि पहला ऐसा तुर्क आक्रांता था जिसने अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भारत पर हमला किया, और ऐसे आक्रांता को ही मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है, जिसने भारत में लूटपाट करने के मकसद से नहीं बल्कि अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए भारत पर हमला किया था। तो आइए आपको बताते हैं कि मोहम्मद गौरी कौन था और ये कहां से आया था और कब आया था। हम आपको ये सारी चीज़ें आज अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सबसे पहले हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आज मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी के बारे में जानने से पूर्व उसके बारे में अन्य जानकारियां भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि मोहम्मद गौरी के बड़े भाई का नाम गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था, जो 1163 ईस्वी में गजनी में आया और गौर नाम के एक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की। वहीं गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम का एक और भाई था जिसका नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था, और उसका ही दूसरा नाम मुइजुद्दीन शाम और मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता था। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने 1163 में तुर्कों को गजनी से खदेड़ दिया और अपने भाई शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम यानी कि मोहम्मद गौरी को यहाँ की गद्दी पर बिठा दिया। जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने गद्दी पर बैठते ही अपने साम्राज्य का विस्तार करने का सपना देखना शुरू कर दिया। जिसके बाद उसने सबसे पहले 1175 में भारत में हमला करने की योजना बनाई। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत के मुल्तान पर हमला किया, जहां उसे सबसे बड़ी और पहली जीत मिली। मुल्तान पर जीत प्राप्त करने के बाद मोहम्मद गौरी पूरी तरीके से जोश में था और उसकी सेना उससे ज़्यादा उत्साहित। जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर जीत प्राप्त करने के 1 साल के भीतर ही सिंध पर हमला बोल दिया। जिस वक्त सिंध पर मोहम्मद गौरी ने हमला बोला वह 1176 ईस्वी थी, और हमला बोलते ही उसने यहाँ पर जीत प्राप्त कर ली। साथ ही साथ उसने उच्च को भी जीत लिया। जिसके बाद 1178 में उसने युद्ध कर गुजरात पर भी हमला किया। इस दौरान उसका सामना भीमराव द्वितीय, जिन्हें मूलराज द्वितीय के भी नाम से जाना जाता है। इस दौरान भीमराव द्वितीय की विधवा माँ, जो माउंट आबू की भी रानी हुआ करती थी, और अपने बेटे भीमराव द्वितीय यानी कि मूलराज द्वितीय के साथ रहकर राजपाट को संभाला करती थी। जैसे ही मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर युद्ध का ऐलान किया, उसके बाद भीमराव द्वितीय और उनकी मां ने मिलकर अपने युद्ध कौशल को प्रकट किया और यहाँ पर मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हरा दिया और भारत में अपने जीत के सपने को लेकर आया मोहम्मद गौरी का सपना यहाँ पर टूट गया। आपको बता दें कि यहीं पर यानी कि गुजरात में मोहम्मद गौरी को अपने भारत पर हमला करने की पहली हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि वही हार के बाद मोहम्मद गौरी गुजरात से हटकर 1169 में अपनी सेना को लेकर पेशावर की तरफ बढ़ जाता है, जहां वो पेशावर को जीत लेता है। वहीं 1181 में लाहौर पर भी हमला कर अपने कब्जे में ले लेता है। वहीं 1189 में भटिंडा पर हमला कर उसे भी अपने अधीन कर लेता है। वहीं उसका ये अभियान लगातार जारी रहता है और सिंध पर पूर्ण रूप से अपना स्वराज स्थापित कर लेता है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपसे ये कभी कोई पूछे कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहली हार कहाँ पर
देखने को मिली थी, तो ये आप बता सकते हैं कि मोहम्मद गौरी को पहली हार वर्तमान में गुजरात राज्य में मिली थी। तो वहीं आपसे अगर ये कोई जानना चाहे कि मोहम्मद गौरी को पहली जीत कहाँ मिली थी, तो आप ये जान सकते हैं कि मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के दौरान पहली जीत मुल्तान में प्राप्त हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद है। तो आइए आपको बताते हैं दोस्तों कि इन सभी जगहों पर जीत फतह करने के बाद मोहम्मद गौरी काफ़ी उत्साहित था, जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उत्तर के राज्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि मोहम्मद गौरी ने तराइन का युद्ध लड़ा। तराइन का युद्ध का नाम आते ही आपको भारत के महान क्षत्रिय राजा पृथ्वीराज चौहान को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच सीधे सीधे लड़ा गया। इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध को 1191 में लड़ा गया था। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच सीधा युद्ध कहा जाता है। इस भीषण युद्ध में दोनों ही सेनाओं के बीच भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ और यह युद्ध ऐसा युद्ध था जिसे देखकर हर कोई बेचैन था। आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध को युद्ध नीति से और पूरे नियम और कानूनों के साथ लड़ने पर अपना विचार रखते थे, मगर वहीं तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी युद्ध को जीतने के लिए हर तरह की प्रयास करने पर तैयार था। इस दौरान दोनों के बीच काफ़ी भीषण युद्ध हुआ, मगर इस भीषण युद्ध में सबसे बड़ी बात ये रही कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध में हरा दिया और उसे बंधक बना लिया। मगर कहा जाता है कि जिस वक्त की ये पूरी घटना है, उस वक्त पूरे देश पर क्षत्रियों का साम्राज्य स्थापित था। ऐसे में दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की राजगद्दी पर भी पृथ्वीराज चौहान का ही अधिकार था। जिस वक्त मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया था, उस वक्त भारत के सबसे बड़े राजा की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान का ही नाम सबसे पहले लिया जाता था। तो वहीं इस युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को युद्ध में हराकर उसे बंधक बना लिया, मगर बंधक बनाए जाने के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के सामने क्षमा याचना की, जिस पर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जीवन दान दे दिया। पृथ्वीराज चौहान ने जिस तरह से मोहम्मद गौरी को जीवन दान दिया, मगर यही जीवन दान पृथ्वीराज चौहान के लिए सबसे बड़ी नासूर साबित होने लगा। आपको बता दें कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ कई बार इतिहासकारों के मुताबिक ये बताया जाता है कि 12, 17 और 19 से भी ज़्यादा बार युद्ध किया और इस सभी युद्धों में मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हराकर हर बार पृथ्वीराज चौहान ने उसे जीवन दान दे दिया। मगर कहा जाता है कि शत्रु को अगर युद्ध के मैदान में शत्रु न माना जाए और उसकी हार के बाद यदि हत्या न की जाए, तो वह शत्रु कभी भी काल बन सकता है। मगर पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उसने हर बार मोहम्मद गौरी को जीवन दान देता चला गया। पृथ्वीराज चौहान के सामने कई बार युद्ध में हार का मुंह देखने के बाद भी मोहम्मद गौरी हार मानने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं था। जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने दोबारा सिंध लौटकर एक बड़ी सेना तैयार की और पृथ्वीराज चौहान से 1192 ईस्वी में युद्ध का ऐलान कर दिया, जिसे तराइन का दूसरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस भीषण युद्ध में छल कपट और युद्ध नीति से हटकर मोहम्मद गौरी ने इस बार पृथ्वीराज चौहान के ऊपर भीषण प्रहार किया और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अपना जीत का परचम मोहम्मद गौरी ने लहरा दिया। पृथ्वीराज चौहान की इस हार के पीछे भारत के ही कन्नौज के राजा जयचंद्र का हाथ माना जाता है, क्योंकि जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया था और पृथ्वीराज चौहान को धोखा दे दिया, जिसके चलते पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा और जीत का परचम मोहम्मद गौरी ने लहरा दिया। आपको बता दें कि मगर यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये रही कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की तरह उसे जीवन दान देने का निर्णय नहीं लिया, बल्कि उन्हें बंधक बनाकर अपने कब्जे में ले लिया। तो वहीं पृथ्वीराज चौहान को उन्हें
ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गर्म लोहे की सलाखें तक डलवाकर उनकी आंखें फोड़ दी और उन्हें जेल में बंद कर दिया। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जीत प्राप्त करने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने विजयी रथ को रोका नहीं, बल्कि अपने विजयी रथ को आगे और अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने कन्नौज पर हमला कर दिया। जिस वक्त मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर हमला किया उस वक्त वहां के राजा जयचंद्र हुआ करते थे। जयचंद्र की मोहम्मद गौरी से दोस्ती भी थी और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराने में अपना योगदान भी दिया था। मगर कहा जाता है कि मुग़ल कभी किसी के ना हुए थे और ना कभी किसी के हो सकते हैं। तो एक बार फिर से मुग़लों ने भारत के फूट को इस्तेमाल करते हुए राजा जयचंद्र पर यानी कि कन्नौज पर हमला बोल दिया और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद्र पर जीत प्राप्त कर कन्नौज पर भी अपना झंडा फहरा दिया। तो आइए अब आपको दोस्तों बताते हैं क्रमबद्ध तरीके से कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर सबसे पहले 1175 में मुल्तान पर हमला किया और जीत प्राप्त की। वहीं दूसरा हमला उसने राजस्थान में 1178 ईस्वी में किया, जहां उसका सामना भीमद्रुति से हुआ और मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं उसके बाद उसने तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान से हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने उसे हराकर जीत का परचम लहरा दिया। मगर 1192 में दूसरे तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया, जिसके बाद उसने 1194 में कन्नौज पर भी हमला बोलकर उसे कब्जा कर लिया, जहां मोहम्मद गौरी ने चंद्रवान पर युद्ध लड़ा और जयचंद्र को हराकर अपना परचम लहरा दिया। इन सभी जगहों को जीतकर मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्कों का साम्राज्य को स्थापित कर दिया। जिस तरह से मोहम्मद गौरी ने भारत के अधिकतर राज्यों पर अपने जीत का परचम लहरा दिया था, इसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपने तुर्क साम्राज्य की स्थापना भी कर दी। वहीं मोहम्मद गौरी ने अपने कार्यकाल में सिक्कों का भी निर्माण कराया, जिसमें एक तरफ अरबी भाषा में कलमा लिखा गया तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी माता की प्रतिमा की फ़ोटो भी बनाई गई। तो आइए आज आपको हम बताते हैं कि मोहम्मद गौरी का अंत कैसे हुआ। तो इससे पहले आपको एक बात और बताते हैं कि मोहम्मद गौरी के दो मुख्य गुलाम थे, जिनमें से एक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरे का नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने भी भारत पर आगे चलकर कई जगह आक्रमण किए और अपने आधिपत्य को बढ़ाने के लिए आगे के कदम उठाए। तो इससे पहले आपको एक बात और बतानी है कि चंदावर का युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने दोबारा गजनी लौटने की घोषणा कर दी और भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि बनाकर वह अपने साम्राज्य की तरफ दोबारा लौट गया। वहीं सबसे बड़ी बात ये रही कि जिस तरह मोहम्मद गौरी ने चंदावर का युद्ध जीतने के बाद अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को ये सारा साम्राज्य सौंप दिया, तो वहीं उसका दूसरा गुलाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार की तरफ बिना मोहम्मद गौरी की अनुमति के ही बढ़ गया और उसने बंगाल बिहार की तरफ युद्ध करते हुए कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। मोहम्मद गौरी ने भी ये कभी नहीं सोचा था कि उसका गुलाम उससे भी आगे बढ़ के कार्य कर जाएगा। आपको बता दें कि खिलजी ने बिहार में जीतने के बाद आगे बढ़ता चला गया और नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर उसे पूरी तरीके से जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। इस विश्वविद्यालय में भारत की सबसे मुख्य पुस्तकों को भी रखा गया था, जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया।
ये आग इतनी भीषण थी कि कई महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा। वहीं इस भीषण आग में सबसे बड़ी बात ये रही कि इस विश्वविद्यालय में रखी भारत की पौराणिक और मुख्य किताबें जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। तो वहीं खिलजी ने अपने आतंक को स्थापित करने के लिए नरसंहार भी जारी रखा। नालंदा विश्वविद्यालय को बचाने के लिए तमाम लोगों ने अपनी जान की बाजी भी लगाई, मगर वह नालंदा विश्वविद्यालय को बचा नहीं सके। वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी खिलजी ने ही तहस नहस कर डाला। तो दोस्तों, अब हम आपको अपने अगले वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक और खिलजी के बारे में भी बताएंगे। तो इससे पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि मोहम्मद गौरी गजनी लौट चुका था और इस दौरान सबसे बड़ी बात ये थी कि हर व्यक्ति का कभी न कभी अंत निश्चित है। ऐसे में कहा जाता है और इतिहासकारों की माने तो ये बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी जब गजनी लौटा तो वह अपने साथ पृथ्वीराज चौहान को भी ले गया, क्योंकि वह पहले ही पृथ्वीराज चौहान की आंखों को गर्म लोहे की सलाखों से फोड़ चुका था। ऐसे में गजनी ले जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान को उसने अपने राजमहल में खड़ा किया और उन्हें अपने शब्दवेदी बाण को चलाने का अनुमति दी, जिसके बाद बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ही एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें शब्दवेदी बाण चलाना आता था। गजनी की राजगद्दी पर बैठा मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को जैसे ही अपने शब्दवेदी बाण का प्रदर्शन करने को करता है, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान के ठीक बगल में खड़े उनके ही वजीर उन्हें ये बताते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। आपने ये जरूर सुना होगा। जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपने इस बात को सुनते ही अपने तीर को केंद्रित किया और शब्दवेदी बाण का इस्तेमाल कर मोहम्मद गौरी को सिंहासन पर बैठे ही मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं दूसरी कहानी ये भी कही जाती है कि मोहम्मद गौरी एक बार गजनी लौटने के बाद फिर से भारत आ रहा था। तभी रास्ते में गोखरू जनजाति के लोगों ने उसे घेर लिया, जहां भीषण युद्ध हुआ। मगर कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी को गोखरों ने बदला लेने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया। आपको ये भी जानना चाहिए कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु सिंध नदी के पास दैमक नाम की जगह पर 1206 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों, आज हमने आपको ये बताया कि भारत पे मोहम्मद गौरी कैसे आया और मोहम्मद गौरी का मकसद भारत में आने के लिए क्या था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे अगर चैनल को फिर से एक बार निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तत्काल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर करें, ताकि लोगों तक इस इतिहास की जानकारी को सही से पहुंचाया जा सके। दोस्तों, हमारे इतिहासकारों ने कई बार मुग़लों को हमारे सामने किसी हीरो की तरीके दर्शाया है, मगर ये मुग़लों ने भारत को लूटने के अलावा और अपना राज्य स्थापित करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमारे चैनल के साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।